तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी एकदम मस्त होगे, सब चंगा सी। स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम अभी पढ़ रहे हैं NCERT की कक्षा 6 की पुस्तक, जिसका नाम है हमारे अतीत। कि चलो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के, बिना किसी बकवास के हम सीधे अपने मुद्दे पर आएंगे। तो हम NCERT की क्लास शुरू कर चुके हैं, 2 चैप्टर हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर। और अगर आपने वो पिछले 2 चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जाओ अभी वीडियोस देखो पिछले वाले। और क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं आगे, बुक का नाम है हमारे अतीत और ये पुस्तक है कक्षा 6 की NCERT की पुस्तक। ठीक, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो हम आते हैं चैप्टर नंबर 3। चलो चैप्टर नंबर 3 ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से। चाय वाय लेके बैठ जाओ मन हो तो, अदरवाइज़ मैं तो बोलूँगा चाय भी मत पियो, क्योंकि चाय भी हमारे लिए नुकसानदेह होती है गुरु। अध्याय 3, चैप्टर नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे आरंभिक नगर के बारे में। ठीक, इसको मैं अभी ये नीला है, इसको कर लेता हूँ काला। गुड, अब सही है। ठीक, देखो ये 2 भाई प्यारे प्यारे मुन्ने मुन्ने अच्छे बच्चे बने हुए हैं इसमें। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत, ये भाई साहब हैं जसपाल और ये भाई साहब हैं हरप्रीत। ठीक, जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तरफ की तारीफ कर रहे हैं जिसे गली के बच्चे भुतहा घर कहते हैं। अक्सर देखा होगा कि जो पुराना खंडहर घर आपके आसपास होगा तो एक ऐसा ट्रेंड बन जाता है कि ना लोग उसको कहते हैं वहाँ मत जाना, अरे वो भुतहा घर है, वहाँ भूत रहते हैं, है ना, उस घर में भूत रहते हैं तो वहाँ मत जाना। तो ऐसे ही इन्होंने भी एक खंडहर देखा, मैच देखते देखते खेलते खेलते, और जब वो घर देखा तो साथ के बच्चे जो थे तो उन्होंने कहा कि ये भुतहा घर है। एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो। वास्तुकला, वास्तुकला क्या होती है पता है ना, आर्किटेक्चर कैसा बना है, इसकी डिज़ाइन कैसी है। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? ये दूसरी महिला ने कहा। हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वो इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत करवाने की व्यवस्था करें। ये सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों है। मतलब लोगों ने एक खंडहर देखा कि भाई ये खंडहर बना हुआ है, और लेकिन इसकी डिज़ाइन बहुत गजब की है, बना बहुत अच्छा है। तो साथ में बच्चे हैं और जो भी फीमेल्स हैं वो सब बातें कर रही हैं। फीमेल कह रही है कि यार हमें ना सरकार को एक लेटर लिखना चाहिए जिसमें एक मांग करनी चाहिए कि इस खंडहर को, इसमें कुछ फंड इसके लिए रिलीज़ करें और इस खंडहर को इसकी मरम्मत करवा दें, क्योंकि खंडहर बहुत खूबसूरत है। तो अब ये जसपाल और हरप्रीत सोच रहे हैं कि ऐसा क्या इस खंडहर में भाई। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। आज से 150 साल पहले। ठीक, पंजाब में कहाँ पर, ये चीज़ें नोट किया करो। बात केवल ऐसे ही नहीं कि वीडियो चलने दो चलने दो। कहाँ पर, पंजाब में क्या हो रहा था, रेल लाइन बिछाई जा रही थी। और उस रेल लाइन बिछाने में जब थोड़ा थोड़ा खुदाई करना पड़ा तो इंजीनियरों ने देखा कि कुछ ईंटें निकल रहे हैं। अब ईंटों की जब जांच पड़ताल करनी शुरू करी, ईंटें बार बार निकालनी शुरू करी, तो पता लगा कि यहाँ पहले एक सभ्यता थी। वो सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता थी, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिली हैं। अभी ये जो हड़प्पा की लोकेशन है मैं आपको दिखाऊंगा भी, इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बस अभी इतना समझो कि जैसे ये भारत है, ठीक है, और इस साइड ये पाकिस्तान है। तो ये ना पाकिस्तान की तरफ ज़्यादातर है। ठीक है, भारत में भी है लेकिन ज़्यादातर उसकी जो भी जगह हैं वो पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। अब इंजीनियरों ने सोचा कि भैया ईंटें मिल रही और ईंटें अच्छी हैं, तो अब हमें लगता है कि ना हमें अच्छी अच्छी ईंटें मिल जाएंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हज़ारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछा दी।
इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। अब उन्हें तो भाई ईंटें चाहिए, तो उन्हें तो पता नहीं है क्या सिविलाइजेशन है यहाँ पर, सब बताया कोई। अब उनको ईंटें मिलना शुरू हो गए, तो उन्होंने कहा अब मज़ा आ गई, पक्की पक्की ईंटें मिल रही हैं। तो ये ईंटें उठा के ले गए इंजीनियर, रेलवे लाइन बिछा दी, रेलवे ट्रैक बिछा दिया। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि ये जो खंडहर है जहाँ से ईंटें निकाल रहे हैं, उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से है। अब ये शब्द जो है आ रहे हैं ना, उपमहाद्वीप, पुरातत्वविद, ये आपको पता होगा, मैंने पिछली क्लासेस में बताया है। अभी के लिए इतना समझ लो कि उपमहाद्वीप वो होता है जैसे कि एशिया महाद्वीप है, ठीक है, और जो भी महाद्वीप आप देखोगे ज़्यादातर वो आसपास से ना समुद्रों से घिरा होता है, ठीक। ऐसे ही जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारत का जब लोकेशन देखोगे ये, ठीक है, तो ये भी आसपास से समुद्रों से घिरा हुआ है, और इसके साथ साथ में कुछ और देश जुड़े हुए हैं, ठीक। तो इनके पड़ोसी देशों को मिला करके बोला जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। और ये टर्मिनोलॉजी आप कोशिश किया करो जानने की, और इसको जैसे जब मैं बताता हूँ किसी शब्द को, तो वो एक नोट बनाओ, किसी पेपर में तुरंत लिखा करो, वो शब्द बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, किस नगर की? हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिलीं उन्हें कहा गया हड़प्पा सभ्यता की इमारतें। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। मतलब समझे, इंजीनियरों को हड़प्पा में ईंटें सबसे पहले मिली थी, ठीक। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं? मोहनजोदाड़ो भी कह सकते हैं, या कई और साइट्स निकली थी वो भी बोल सकते थे, चनहूदड़ो बोल सकते थे, लोथल बोल सकते थे। हड़प्पा ही क्यों कहा? क्योंकि भाई हड़प्पा ही में ही सबसे पहले उनको ईंटें मिलना शुरू हुई थी। तो अब जब यहाँ सबसे पहले खुदाई हुई, यहाँ पर पता लगा, तो इन्होंने कह दिया कि ये हड़प्पा सभ्यता है। ये मामूली सभ्यता नहीं है, 4700 साल पुरानी सभ्यता है। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बना दिए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? यह आपके लिए प्रश्न है। इन नगरों की विशेषता क्या थी? ये जो हड़प्पा सरीखे नगर थे, इनकी क्या विशेषता, क्या खासियत, इनकी खासियत क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, ठीक है। ये ऐसे बना हुआ था कि जो इनका पश्चिमी हिस्सा था वो छोटा हुआ करता था, और जो पूर्वी हिस्सा था, जो यहाँ पश्चिमी हिस्सा था ये ऊंचाई पर बनाते थे, और जो पूर्वी हिस्सा था ये बड़ा था, लेकिन ये निचले इलाके में बनाया जाता है। आज भी आप देखते हो कि कुछ घर ऊंचाई में बनते हैं, कुछ घर निचले हिस्से में बनते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी खासियत होती थी। जो ऊंचाई वाले भाग थे, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने कहा नगर दुर्ग। ये शब्द नोट करो, इसको लिखो, और लिखो नगर दुर्ग क्या है? नगर दुर्ग। हड़प्पा सभ्यता में जो 2 भागों में बांटा, जो पूरब की तरफ रहते, पूर्वी हिस्से में रहते थे, पूर्वी हिस्से में रहने वाले और निचले हिस्से में रहने वाले जो भी हिस्सा था उसको कहा गया नगर दुर्ग। निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया, सॉरी, जो ऊंचाई में रहते थे, जो ऊंचाई में रहते थे वो होते थे नगर दुर्ग, और जो नीचे रहते थे वो होते थे निचला शहर। ये शब्द आप लिखो, उसको नोट करो, क्योंकि जब अगर एग्ज़ाम्स में आ गया ना, मान लो मिलान करने के लिए आ गया, एक तरफ कर दिया हिस्सा, एक तरफ कर दिया नगर कि मिलाओ, तो आप फिर फंस जाते हो वहाँ पर, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता 2 भागों में बटा था, पश्चिमी पूर्वी। पश्चिम का हिस्सा ऊंचाई पर लोग रहते थे, ठीक। पूर्व में निचले हिस्से में रहते थे, निचले हिस्से में रहते थे इसलिए निचला नगर, पश्चिम में ऊपर रहते थे इसलिए यहाँ पर इसको कहा गया नगर दुर्ग। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थीं। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हज़ारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। सोचो, आज से 5000 साल पहले करीब पक्की ईंटें हुआ करती थी। आप सोचते हो ना कि आज ही आपके पास ईंट भट्टे लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। चिनाई यानी कि उनको बनाना। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर, यानी उदाहरण के तौर पर, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो कहाँ? ये देखो, ये नक्शा देख रहे हो, ये नक्शा जैसे भारत का आप नक्शा देखते हो, ये भारत है, ठीक है, ये रहा, ये बन गया भारत, ठीक है।
भारत के इधर हिस्से में, इधर आप जब देखोगे पाकिस्तान वाला हिस्सा, ये वाला, तो ये, और ये यहाँ से नदियाँ जाती हैं, तो ये वही हिस्सा है। ये तुम्हारा जम्मू कश्मीर के पास वाला है, ये राजस्थान के पास वाला है, ये गुजरात के पास वाला है, ठीक, और ये तुम्हारा पाकिस्तान के हिस्से का है। तो इसमें क्या किया गया है, बताया गया है, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया। मोहनजोदड़ो कहाँ है, देखो ये रहा, ये मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के बगल में, ये सिंधु नदी बह रही है, इसके ये देखो बगल में मोहनजोदड़ो ये है। इसको मैं बाकी चीज़ें हटा देता हूँ ताकि साफ समझ में आए, ठीक। इसका कलर कर देता हूँ रेड। ये मोहनजोदड़ो ये है, ये पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया। यहाँ पर एक खास तरीके का ना तालाब मिला है, जैसे हमारे यहाँ स्विमिंग पूल्स होते हैं, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा गया है। पुरातत्वविदों जिन्होंने खोजा तो उन्होंने कहा कि ये जो तालाब मिला है ना, ये महान स्नानागार है, मतलब एक स्विमिंग पूल टाइप का है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल हुआ। कैसे बना, इसमें ईंट लगी थी और प्लास्टर लगा था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। सोचो कितना इंजीनियरिंग कितना टॉप की थी तब। इसमें कहा गया कि भाई तालाब तो बना दिया इन्होंने, अब इसमें ऐसा होना कि पानी भरे और पानी पूरा सूख जाए, नीचे चला जाए। तो इन्होंने कहा नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ पर प्लास्टर करेंगे और उसके ऊपर चारकोल की लेयर लगा देंगे, जिससे पानी अंदर नहीं जाएगा। एक सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। अब दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बना दी गई और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। पानी कहाँ से आता था, पानी पास के कुएं से आता था। उपयोग के बाद इसे खाली भी कर दिया जाता था, मतलब इसमें पानी भरा, इसको उपयोग किया, इसके बाद इसका पानी भी खाली होता था, ताकि पानी गंदा ना रह जाए, या पानी इकट्ठा रहेगा तो उसमें बीमारियां, मच्छर वच्छर पैदा हो सकते हैं। सोच रहा हूँ कितने टॉप क्लास का उनका दिमाग था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। वो बोल रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर जो विशिष्ट नागरिक थे, विशिष्ट नागरिक मतलब जो VIPs थे, हो सकता है वो किसी पूजा पाठ के पहले यहाँ पर स्नान किया करते हों। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। लोथल और कालीबंगा ढूंढो। ये है लोथल। ये लोथल आपका पड़ता है गुजरात में। ये देखो भाई, ये लोथल पड़ता है गुजरात में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है। इसको आपका एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है। ये जितने भी लिखे हैं ना, सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। कालीबंगा का ये है, कालीबंगा, ये इनके बारे में हम पढ़ेंगे भी आगे, तो अभी के लिए केवल ये देख लो, ये भारत में पढ़ते हैं, ठीक। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। यहाँ पर क्या मिला है, अग्निकुंड मिले। जैसे आज हमारे यहाँ हवन कुंड होता है ना, वैसे जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, ये लोथल, ये मोहनजोदड़ो, और ये रहा हड़प्पा, ये रावी नदी के किनारे। नदियाँ भी अब पता लगानी कि किस नदी के किनारे कौन सा है। तो ये जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, यहाँ पर क्या मिले हैं, बड़े बड़े भंडार गृह। भंडार गृह का क्या होते हैं, जहाँ पर जैसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अन्न को स्टोर करके रखते हो ना, उसको कहते हैं। ये देखो, ये था आपका महान स्नानागार, जैसे जो हम बता रहे हैं, स्विमिंग पूल की बात कर रहे हैं ना, तो यही है। इसमें VIPs आते थे, और कहा जाता है कि हो सकता है किसी विशिष्ट कार्य के पहले या पूजा पाठ के पहले ये इसमें स्नान किया करते थे। ये रहा है, दो तरफ से सीढ़ी, एक ये सीढ़ी है, एक ये सीढ़ी है, ठीक है। इसमें पानी कहाँ से लाया जाता था, कुआं से लाया जाता था, ठीक। और इसमें प्लास्टर किया गया है यहाँ पर, और इसके ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई जाती थी ताकि पानी सूख ना जाए। और जो इसमें पानी होता था, स्नान हो गया, कार्य हो गया, फिर इसके बाद इस पानी को निकाल भी दिया जाता था। समझे कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी थी। आप इसको एक झलक देखो कि क्या बेहतरीन ढंग से इसको बनाया है। और ये आज का नहीं है, अभी का नहीं है, किसी राजा का नहीं है, ये आज से 5000 साल पुरानी इस विश्व की सबसे यानी कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में से एक हमारी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की है। देख रहे हो, ये आसपास ये सब क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका घर वर है। अभी इसमें भी हम पढ़ेंगे कि वहाँ की सड़कें कैसी होती थी, वहाँ की नालियाँ कैसी होती थी, समझे। भवन, नाले और सड़कें। ये देखो, हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, ये दीवार है एक,
और ये देखो ये ईंटें बने ना, कितनी बेहतरीन दीवार बनी। दीवार देखो ये कितनी बेहतरीन दीवार है। ये तब से आज तक 5000 साल हो गए, लेकिन ये दीवार वैसे के वैसे ही खड़ी है। भवन, नाले और सड़कें कैसे बनते थे तब? इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। सोचो 5000 साल पहले भी ये घर ऐसे बनाते थे कि या तो 1 मंजिल के होते थे या 2 मंजिल के होते थे। समझ रहे हो? घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। ये घर है और यहाँ पर बीच में आंगन होता था, और इसके आसपास ये कमरे बनाए जाते थे। ठीक। अधिकांश आज भी आप जब गांव में जाते होंगे या पुराने घर जो बाबा दादी के घर होते हैं, तो ज़्यादातर देखना आप इसी स्ट्रक्चर में बने होते हैं। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। इन घरों के अंदर ही कुएं होते थे और घरों के अंदर ही एक अलग बाथरूम होता था। साफ़ सफाई ये सब देख रहे हो कितनी टॉप थी। कई इलाकों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। ढके हुए नाले थे। आज हम इतने सालों बाद भी हमारे जो नाले हैं, नालियाँ हैं, खुली पड़ी रहती हैं, लेकिन आज के 5000 साल पहले उन लोगों ने नाले बनाए और नाले ढके हुए थे। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। देखो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इतिहास केवल ना पढ़ने का विषय नहीं, इतिहास सीखने का भी विषय है। ये सीखो कि उस समय आज से 5000 साल पहले जब ये एआई नहीं था, जब ये सारी चीज़ें नहीं थी, तब लोग कैसे कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी से चीज़ें बनाते थे। नालियाँ बनाई, उनको ढका, और नालियाँ कैसे बनाई? हल्की ढलान रखी ताकि पानी रुके नहीं, आसानी से बह जाए। आज तो ढलान ही नहीं होती है, पानी जमा है तो जमा है। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। जो घर की नाली होती थी, ये जो घर की नाली है, इसको सड़क की नाली से कनेक्ट किया गया, जो बाद में बड़े नालों से मिल जाती थी। और ये जो सड़क की नाली है ना, ये आगे जाकर के बड़े नाले से मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल बनाए जाते थे। भाई साहब देख रहे हो, मतलब ये नाले जो है ना, ये ढके होते थे और जगह जगह ये मेन होल बनाते थे, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाली और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था, यानी सब एक सुनियोजित तरीके से। आज जैसे प्लान्ड शहर की बात होती है ना, प्लान्ड शहर कि भाई जैसे मान लो दुबई है या कुछ है, क्या करते हैं, सब कुछ प्लान करते हैं कि सड़क कहाँ से होगी, घर कैसे होगा, हॉस्पिटल कहाँ होगा। तब भी योजनाबद्ध तरीके से एक साथ सारे कार्य किए जाते थे। घर कहाँ बनेंगे, नालियाँ कैसे बनेंगी, नालियाँ कनेक्ट कैसे होंगी, सड़कें कहाँ से निकलेंगी, सब प्लान्ड था। तो कितना बढ़िया था। हमें यही सब तो सीखना है अपने यहाँ से। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर बता दो। देखो जैसे कभी होता है ना कि हमसे कोई पूछ ले कि हम सिंधु घाटी सभ्यता से या हड़प्पा सभ्यता से क्या सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, तो आप बताओ कि हम नालियों के बारे में, सफाई के बारे में, घरों का निर्माण कैसे करना है, साफ़ सफाई कैसे रखनी है, ये सारी चीज़ें हम हड़प्पा सभ्यता से सीख सकते हैं। नगरीय जीवन कैसा होता था? हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। ठीक, यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। मतलब बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होंगे ना जो कि नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे। आज भी देखा होगा ना कि बड़ी बड़ी इमारतें, बुर्ज खलीफा तरीके बनाने के लिए कोई ना कोई तो होगा जो इसके दिमाग लगा रहा है बैठ के। तो तब भी ऐसे लोग होंगे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में जो लिपिक होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। अब ये शब्द लिखो अपने पेपर पे या कॉपी पे। लिपिक क्या होते थे? लिपिक क्या करते थे? मुहरों पर कुछ लिखना होता था। जैसे मान लो मैं मोहर बनवाऊँ और उसमें लिखवाना है मुझे समय पथ पीसीएस एकेडमी, तो ये कार्य करता था लिपिक। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनवाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे।
ऐसा नहीं कि आज के 5000 साल पहले लोग घूमते नहीं थे, लंबी लंबी यात्राएं करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मतलब आप ही सोचो, अगर आप यहाँ से कहीं बाहर घूमने जाएं, रूस जाएं, ठीक है, रसिया आपका फेवरेट प्लेस है ना, वहाँ जाएं और वहाँ 15 दिन रुक के आते हैं, तो आप जब वहाँ से आओगे ना तो घर वालों को दिमाग चाट जाओगे, क्योंकि पता है अरे भाई रशिया में तो ये, अगर वहाँ गए थे इतना बढ़िया, अरे वहाँ पर गए तो वहाँ तो आइस गिर रही थी, बर्फ़बारी हो रही थी, दिमाग चाट जाओगे भाई। भले वहाँ रशिया जाके कहीं ना घूमे हो, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें मारोगे ना, खूब किस्से कहानियाँ लेके आओगे। तो ये लोग भी ऐसे ही करते थे, दूर जाते तो किस्से कहानियाँ भर के लाते थे कि सुनो बेटा अब तुम। मिट्टी से बने कई खिलौने भी होते मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे, मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं, ठीक है। ये देखो मिट्टी के खिलौने, ये 5000 साल पुराने। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क, उसमें बना नाला। ये देखो नाले कैसे बनते थे, ये सड़क है जो कि खुदाई में अब तो ऐसी हो गई, हालांकि ऐसी नहीं होती थी, वरना आप बोलो कि ये कैसी सड़क है, ऐसी नहीं थी तब, अच्छी थी। अब वो खुदाई में इसका केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है। और ये मेन होल है जिसमें नाले में बीच बीच में ये भी बनवाए जाते थे साफ़ सफाई करने के लिए। बाई और नीचे हड़प्पा की एक मोहर है, ये हड़प्पा की एक मोहर है, ये ऐसी मोहर बनती थी। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। ये डिज़ाइन नहीं है, ये लिखा हुआ है उनकी भाषा में कुछ, जो कि आज तक इसको डिकोड तो नहीं किया जा सका है, लेकिन कई लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जानने की कि इसमें क्या लिखा हुआ है, भाई क्या है ये, ठीक है। तो हो सकता है कभी ना कभी तो ये गुत्थी सुलझ जाएगी, आपको भी पता लगेगा और चीज़ें खुल के आएंगी हड़प्पा के बारे में। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि के हैं, उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। ये जो लिपि है ना, हमारे जो उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, इसकी सबसे प्राचीन ये लिपि है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक इसे पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। और दाईं ओर जो नीचे है, दाईं ओर नीचे ये मिट्टी के खिलौने हैं, ठीक। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। उस समय भी लोग पत्थर से, शंख से, तांबे से, कांसे से, सोने से और चांदी जैसी धातुओं से चीज़ें बनाते थे। आज भी हम इन्हीं से बनाते हैं। तांबे और कांसे से औजार बनते थे, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। आज भी हम बनवाते हैं ना कि भगवान के लिए एक छोटे से प्लेट बनवाना है तो चांदी की प्लेट बनवा दी, सोने की प्लेट बनवा दी, और चलो ज्वेलरी बनवा लेते हैं। तो तब भी ऐसे ही होता था। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट यानी कि जिससे हम तौलते हैं जब दुकान जाते हैं, पंसारी के यहाँ जाते हैं, या आप सब्जी लेने जाते हो तो देखें ना, पहले एक तराजू होता था ऐसे करके, तो उसमें एक तरफ बाट रखता था लोहे का, एक तरफ आपकी सब्जी रखते थे। तो ये बाट और फलक है, ठीक। ये देखो ऊपर पत्थर के बाट, देखो ये पत्थर के बाट हैं, ये होते थे ऐसे। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। डिज़ाइन देख रहे हो, एकदम साफ सुंदर है ना। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया। ये चर्ट पत्थर है, चर्ट पत्थर मतलब पत्थर का नाम है चर्ट। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके हैं, ये जो है ना, ये है मनके। इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। कार्निलियन एक पत्थर होता है, उससे बनाए गए थे, बहुमूल्य पत्थर होता है। पत्थरों को काट कर और तलाश कर मनके बनाए गए। इसके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर उससे माला बनाई जा सके। मतलब पत्थरों को काटा, उनको तराशा, उनको डिज़ाइन करी, इसके बीच में छेद किया, उसमें धागा डाला और फिर पहनना शुरू कर दिया। समझ रहे हो, पहले के लोग पागल नहीं थे भैया। मध्य में दाएं पत्थर का धारदार फलक है, ये पत्थर का धारदार फलक है, फलक। नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ये जो भाई साहब है ना, इनकी मूर्ति थोड़ी सी डैमेज हो गई है,
हालांकि अभी भी बहुत खूबसूरत है। इसमें क्या दिखाया गया, देखो ये भाई साहब की दाढ़ी है, ये आज भी आप दाढ़ी रखते हो ना, पहले भी लोग दाढ़ी रखते थे। ये देखो, ये ठहरे बाल और ये शायद कुछ पहने हैं खोपड़ी में, ठीक। ये शॉल लपेटे हैं, कढ़ाईदार वस्त्र है, देखो डिज़ाइन देख रहे हो, यूं 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 है, कितना बढ़िया प्रिंटिंग है। तो आज ऐसा नहीं कि रणवीर सिंह ही पहनना है भैया, हमारे आज 5,000 साल पहले भी लोग पहनते थे, ठीक है। संभव ये हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। मोहर कैसी थी, आयताकार थी। इसमें क्या बना होता था, इसमें जानवर के चित्र बने होते थे, ठीक। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। बर्तन बनाते, मालूम मटका बनाया, मटका कैसा होता था, लाल होता था, और इसमें काले रंग से ऐसे डिज़ाइन करते थे। ये लाओ मैं बना के दिखाता हूँ, मैं हड़प्पा सभ्यता से आया हूँ, मैं हड़प्पा सभ्यता का हूँ। ये देख रहे हो, मुझे पता है तब कैसे बनते थे, क्योंकि मैं बहुत पुराना हूँ। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना है? संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। सोचो 7,000 साल पहले, 2-4 साल पहले नहीं, 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ है, चलो देखते हैं मेहरगढ़ कहाँ है, मैप में आते हैं। वैसे मैंने आपको कल बताया था मेहरगढ़, चलो इसमें आगे दिखाएगा, इसमें अभी नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपको आगे दिखाएंगे, मैप तो आएगा भी, ठीक है। ऐसे आप अगर मेहरगढ़, ये मान लो कि आप गूगल करो, सर्च करो, कभी कभी अच्छी चीज़ों के लिए भी सर्च किया करो, उसमें डालो मेहरगढ़ ऑन मैप, आ जाएगा, ठीक है। तो जो मेहरगढ़ है, इसमें कपास की खेती होना शुरू हो गई थी 7,000 साल पहले। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं, मतलब सूत भी तब काता जाता था, समझे बिड़ू। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। विशेषज्ञ यानी कि किसी भी खास चीज़ का जो भी बहुत अच्छा जानकार होता है, विशेषज्ञ। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो खास चीज़ें बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता था, जैसे पत्थर तलाशना, मनके चमकाना, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। विशेषज्ञ यानी जैसा कि आज भी बोलते हैं ना कि बातें बनाने में तो तुम बहुत एक्सपर्ट हो, तो वही जो एक्सपर्ट होते थे ना, जैसे हम लोग बात बनाने में बड़े एक्सपर्ट हैं, बकवास करने में बड़े एक्सपर्ट हैं, झूठ बोलने में बड़े एक्सपर्ट हैं। तो पहले के लोग, उस समय के लोग पत्थर तलाशने में, मनके बनाने में, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करने में बड़े एक्सपर्ट होते थे। प्रश्न संख्या 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। ये चेहरा देख रहे हो भाई साहब का, कितने मतलब एक एक चीज़ कितनी अच्छी तरीके से बनाया है। ये कह रहा है कि चेहरा देखो, गौर से देखो भाई साहब को, गौर से एकदम, मिल जाए तो हाय हेलो कर लेना। दाढ़ी कह रहा है देखो कितनी अच्छी तरीके से सेट है ना। जावेद हबीब के यहाँ से ये भी करा के आए हैं भाई साहब। दाढ़ी कितनी अच्छी तरह सेट है, चलो भैया हो गया। या किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। कह रहा कि ये केवल ऐरा गहरा आदमी नहीं बना पाएगा, अगर इतनी बढ़िया मूर्ति बनाई है तो कोई ना कोई तो भाई सब एक्सपर्ट होंगे इसके। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। मतलब कह रहा है कि ना, ज़रूरी नहीं है कि ये मूर्ति बनाने में केवल पुरुष ही काम करते थे या मूर्ति बनाने में केवल स्त्रियां ही बनाती थीं। हो सकता है दोनों बनाते हों, कुछ भी हो सकता है। फेयंस क्या है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को, बालू है, बालू या स्फटिक पत्थर आते हैं, उसके चूर्ण, उसको पीस दो, उसमें गोंद को मिलाकर, अब इसमें गोंद मिला दो, ऐड कर दिया गोंद, उस ये उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी, इनसे वस्तुएं बना दी जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये देखो फेयंस से बनी हुई एक मूर्ति टाइप है कुछ, या ठीक है, समझ गए।
कच्चे माल की खोज में कच्चा माल कहाँ से आता था हड़प्पा सभ्यता में? कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। आज भी आप कोई बिजनेस करते हो ना तो कहते हो कच्चा माल भैया हम कहाँ से लाएंगे? कच्चा माल क्या होता है? जिससे हम कोई दूसरा माल बना सकें। जैसे आप पनीर बनाते हो, ठीक है, पनीर बनाया तो पनीर फाइनली बन के आ गया, लेकिन इसके लिए कच्चा माल क्या है? दूध। तो दूध कहाँ से लाओगे? दूध तो लाओगे ना जो जानवर पाले हुए, तो ये पशुपालक या किसान। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से लकड़ी है, धातु है, इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती हैं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। ठीक, दूर दूर से भी व्यापार होता था तब। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तांबा कहाँ से आता था? ये लाइन नोट करो भाई, ये बिल्कुल भी मजाक नहीं, ये लाइन नोट करो। चलो इसको लिखो नीचे अपने उसमें नोटबुक में कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? तो तांबे का आयात राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान, आज जो ओमान है, ठीक है, ओमान आप देखोगे सऊदी अरब के पास, वहाँ से भी तांबे का आयात किया जाता था। सोचो तब ना फ्लाइट थी ना हमारे पास शिप्स थी, हालांकि शिप्स थी लेकिन वो उनके अपने हिसाब की थी। ये देखो ये शिप का ही फ़ोटो है, लेकिन वो ऐसे नहीं थे ना तब, ना भाप इंजन था, ना डीजल इंजन था, ना इलेक्ट्रिक इंजन था, तो उनके अपने तरीके होते थे। आज की जितना हाईटेक नहीं थी ना टेक्नोलॉजी। कासा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान से और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। ईरान से भी किया जाता था। आज इस पर ट्रंप बाबा एकदम हमलावर है ना। और अफ़गानिस्तान जहाँ पर इस समय तालिबान का शासन है, तो वहाँ अफ़गानिस्तान से भी चीज़ें लेकर के आते थे। सोना, गोल्ड कहाँ से लाते थे? गोल्ड का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। समझे? पैन इंडिया और दूर दराज के देश सबसे सामान आता था। ऐसा नहीं कि छोटी सी जगह पर रहते हों वहीं बस खा लेते हैं, जंगल से ही सामान ले लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूर दूर से भी चीज़ें लाई जाती थी भाई। बहुत ही हाईटेक लोग थे। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इन चित्रों को देखो। एक खिलौना है और दूसरी मुहर। ये देखो ये खिलौना है। अब अगर ऐसे खिलौने बने हैं तो खिलौने का मतलब क्या होता है? खिलौना तो आदमी वही बनाएगा ना जो चीज़ें हों। आज बस, रेलगाड़ी, ये खिलौने बच्चों के बनते हैं ना, तो इसका मतलब बस और रेलगाड़ी है तभी तो उनके खिलौने बन रहे हैं। तो अगर ये खिलौना बना है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें होंगी तब के समाज में। तो यही बता रहा है ये। और ये है एक मोहर। मोहर में अगर ये नाव का चिन्ह बना है तो इसका मतलब समाज में उस समय नाव होगी ना। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का उपयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों को जानकारी दी गई? पहिए वाले वाहन याद करो, नहीं पता तो जाकर देखो। बच्चे का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। मतलब कह रहा है कि आज के अभी आपने पता नहीं हल ये देखा है कि नहीं हल, क्योंकि अब तो ट्रैक्टर आ गए। ट्रैक्टर में भी हालांकि हल होते हैं, लेकिन पहले जब हल जोता जाता था तो हमारे यहाँ जो पुरुष समाज होता था वही जाता था। तो कह रहा है पता नहीं पुरुष उस सिंधु घाटी सभ्यता में भी पुरुष ही जाते थे कि महिलाएं जाती थीं, क्योंकि तब महिलाओं की जो भी स्थिति थी अच्छी थी। नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। आज भी ऐसा ही होता है। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों ये सब उगता था। ज़मीन की जुताई कैसे होती थी? हल का प्रयोग किया जाता था। और ये है हल, देख लो डिजाइन। हड़प्पा काल के हल तो अब नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बने होते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने बचे हैं। ये है खिलौना, और इस खिलौने के हिसाब से हम अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसे ही हल होते होंगे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी। आज भी इस क्षेत्र में बारिश कम होती है।
इसलिए सिंचाई के लिए कुछ लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, लोग पानी का संचय करते होंगे और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती थी। तो बोल रहा है कि वहाँ पर बारिश तो ज़्यादा नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे, हो सकता है जितनी बारिश हुई तो उसको उन्होंने संचय कर लिया, एक उसमें कुएं में, तालाब में, कैसे भी करके स्टोर कर लिया और इसी से वो सिंचाई करते रहे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां ये सभी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब होते थे और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। आज भी आप देखोगे गांवों में तो ऐसा ही होता है। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों को शिकार करते थे। समझ रहे हो, मतलब आज के ही ऐसा जीवन था, कोई ऐसा नहीं कि पहले के लोग एलियन होते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। कच्छ के इलाके में खादिर बेद, कच्छ यानी कि देखो ये है गुजरात, ठीक है, ये है कच्छ का इलाका। कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ है। धौलावीरा नगर, चलो हम देख लेते हैं, आपको बताते हैं कहाँ है धौलावीरा नगर, क्योंकि अगर हम मैप के थ्रू पढ़ते हैं ना तो हमारे दिमाग में चीज़ें ज़्यादा जल्दी बैठती हैं और अच्छे से बैठती हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी को मैप के थ्रू ही चीज़ें बताऊँ। धौलावीरा की बात कर रहे थे, याद रखना। ये है धौलावीरा, ये खादिर बेट में, ये कच्छ के रण में धौलावीरा, ये दिख रहा हो ना ये, ठीक। तो धौलावीरा की बात करिए, धौलावीरा जगह देख ली, गुजरात के खादिर बेट के किनारे है ना, और कच्छ के रण में। तो कह रहा है कि क्या कह रहा है, कुछ तो कह रहा है, समझो बात को, ध्यान से सुनो। कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। समझे? चलो अब आगे चलते हैं। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। धौलावीरा नगर के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। समझ लो, यहाँ रामलीला पार्क था कि भाई रामलीला होनी है तो सार्वजनिक पार्क में जाओ। ऐसा नहीं कि आप गली में कोई कार्यक्रम कर लो, नहीं, उस पार्क में जाओ, वहीं करो। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में गुदा हुआ पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। समझ पाए? गुड, वेरी गुड। अब ये देखो, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। मतलब कह रहा जो लोथल था, जो अभी हमने दिखाया आपको कच्छ के रण में, ठीक, ये गुजरात के ये ऐसे बना है गुजरात, ठीक है। यहाँ ये खंभात की खाड़ी, ठीक है, और यहाँ एक नदी आती है साबरमती, ठीक है। इसी के किनारे बसा था कौन, ये लोथल। और इस लोथल से कीमती पत्थर मिलते थे। ये पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। ये जो लोथल था, ये पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी यानी कि गीली मिट्टी पर दबाने से जो बनी उसकी छाप थी, ये मिले हैं। यहाँ लोथल से मोहरें मिली हैं, मुहरबंदी मिली है, मुद्रांकन मिले हैं। इसका मतलब क्या है? अब सोचो कि मिले हैं तो भैया मिले रहने दो, क्या परेशान कर रहा हो? ऐसा कैसे परेशान करेंगे? हमारा अधिकार है तुम्हारे ऊपर। हाँ हाँ, ये है लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। ये आज भी बचा हुआ है, देख रहे हो, ये ईंटें चुनाई कैसे, ये पानी भरा है। तो कह रहे हैं ये जो है ना, ये लोथल का बंदरगाह समझते हो, जहाँ पर नाव आकर के रुकती है, जहाँ से हमारा सामान, जैसे समुद्र में भी
जब समुद्र से हमारा कोई भी माल आता है, ये मान लो भारत का किनारे किनारे ये है, ये भारत का कोस्ट लाइन है, ठीक है। अब यहाँ से कोई शिप आ रही है, और जैसे कहते हैं ना कि जब वास्को डी गामा आया था तो कहाँ काली कट के पहुँचा, ये वो तो कहाँ पहुँचा, सबसे पहले जहाँ उतरेगा ना वो बंदरगाह होता है, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी, संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता था, ठीक। तो ये है लोथल का ये बंदरगाह। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। कहाँ पर मिली है? लोथल। लोथल कहाँ है? अभी हमने बताया गुजरात में खम्बेत बेत के जो खंबात की खाड़ी में नदी गिरती है साबरमती, उसके किनारे बसा हुआ है लोथल, ठीक। खादिर बेत के किनारे, देख लिया ना। और ये जगह बहुत खास है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछते हैं, तो इसलिए बहुत ही अच्छे से पढ़ो इसको। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ यानी लोथल में मिला करते थे। आज भी मिलते हैं कभी कभी खुदाई में। ये मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी, यानी कि ये सब क्या होते हैं? मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। यानी कह रहा है कि जो मुहर है इसका प्रयोग कैसे करते थे? कोई सामान है या कोई मान लो ये सामान हमने पैक किया, कैरी बैग, ठीक है। अब एक जगह से उसको दूसरी जगह भेजना, तो इसमें एक मोहर का ठप्पा मार दिया, ठीक। थैलों को बंद करने के बाद उसके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर, थैला है इसका मुहाना ये बंद किया, यहाँ पर गीली मिट्टी लगाई, गीली मिट्टी पोतने के बाद उस पर मोहर लगाई जाती थी। यहाँ पर अब मोहर लगा दी गई, ठीक है। मुहर के छाप को कहते थे मुहरबंदी। यहाँ जो मोहर लगी, ये मान लो सील कर दिया है, अब ये लो, अब ये हमने मोहर छाप दी ये, और ये जो मोहर छपी इसको कहा गया मोहरबंदी, ठीक। समझ पाए? चलो, अगर ये छाप टूट गई, ये छाप किस लिए मारी जाती थी? अगर ये छाप टूटी भाई साहब, तो समझ लेना कि सामान के साथ छेड़छाड़ हो गई है। और अगर छाप नहीं टूटी तो समझ लो आपका सामान जैसे भेजा गया था वैसे ही है, ठीक। तो कितना दिमाग लगा के वो काम किया करते थे। सभ्यता का अंत कैसे हो गया? अब कह रहे हैं कि तो फिर ख़त्म कैसे हो गई? इतनी अच्छी सभ्यता थी, सब कुछ था यहाँ पर, तो भाई आज क्यों, मतलब वही चीज़ें आज भी होनी चाहिए ना, वहाँ पर सारी चीज़ें ख़त्म क्यों हो गई? वहाँ के लोग भाग क्यों गए? सभ्यता का अंत का रहस्य समझो। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। अब फील करो, मेरे पीछे दनन दनन वाली साउंड चल रही है ना, जैसा मैं बोल रहा हूँ, लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया, धड़ाम। फील करो, फील एकदम आज की मीडिया है ना। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लग गए। जो सड़कें पहले साफ़ हुआ करती थी, इतना अच्छा सिस्टम था, अब वहाँ पर कचरे का ढेर मिलना शुरू हो गया। लगता है हमारे यहाँ से, हमारी सोसाइटी से लोग पहुँचने लग गए थे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई भैया, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। हमें लगता है वहाँ पे किसी ने चलवा दिया जेसीबी नालों में। और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। पहले सड़क किनारे बनते थे, अब इन्होंने कहा नहीं, ऐसे कैसे, सड़कों पर बनाओ। ये सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि हो सकता है नदियाँ सूख गई थीं, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। अब अपने अपने तुक्के मार रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि नहीं, हो सकता है यार कि नदियाँ सूख गई हों, पानी नहीं मिला होगा तो भाग गए वो लोग। दूसरा कह रहा है नहीं यार, मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि नदियाँ तो दूसरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि भैया मुझे भी तो बताना है। तो हो सकता है ना, क्या हुआ होगा, हाँ, जंगलों का विनाश हो गया होगा। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, कुछ इलाकों में कहना बाढ़ आ गई होगी। लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। मान लो इतनी बड़ी सभ्यता, इतने सारे नगर, जैसे आप आज हो, ठीक है, पूरा उत्तर प्रदेश मान लो, अगर नोएडा में बारिश आई, बाढ़ आया, कुछ आया, तो नोएडा से बनारस तक के सभी इलाके छोड़ दिया आप लोगों ने। कैसे भैया? कहा है एक जगह बाढ़ आई होगी, एक जगह सूखा पड़ गया होगा, इसके पूरे हर जगह पड़ गया होगा। तो कह रहे नहीं, नॉट बैड, लेकिन हम आपकी बात नहीं मानेंगे।
क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में रहा होगा, जो मैंने आपको बताया। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। एक भाई साहब आए, बोला ऐसा लगता है कि वो जो शासक थे तो उनका, हम क्या बोल रहे हैं ना, हमें लगता है नियंत्रण समाप्त हो गया था। वो भी ट्रम्प बन गए थे, जिनके कोई अब मानने नहीं लगा था। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान क्या में कुछ चीज़ें पड़ गई थी ना, तभी तो आज भी पाकिस्तान में शासकों कहाँ चलती है। पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर के बस गए, समझे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। हड़प्पा जब ख़त्म हो गई तो हड़प्पा के बाद सोचो कितनी विकसित सभ्यता थी वो, और उसके 1400 साल बाद, 1-2 साल नहीं 1400 साल लग गए फिर से नगर बनने में। इसके बारे में हम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। ठीक, तब तक के लिए देखते रहिए, जानते रहिए। भागना नहीं है, बैठो इधर शांति से। अन्यत्र, फिर से अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। मिस्र यानी इजिप्ट। देखो मैं बताता हूँ मिस्र कहाँ है। ये एशिया है, इधर यूरोप है, ठीक है, इधर भूमध्य सागर है। आप एटलस में देखना, यहाँ पर ऐसे करके पड़ेगा ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक, और इस तरफ पड़ेगा तुम्हारा इजिप्ट। जाओ और उसको ढूंढो। उसमें नील नदी आएगी। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। जहाँ नील नदी है उसके आसपास ही ठीक ठाक है, पानी है, बाकी का हिस्सा रेगिस्तान है, ठीक है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। सेनाएं भेजी बेटा, 5000 साल पहले, समझ रहे हो। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें कहा गया पिरामिड। ये जो पिरामिड देख रहे हो, ये देखने में छोटा लग रहा होगा, गूगल में डाल के देखना, और हो सके तो एक आध इनके व्लॉग वाले या कैसे करके वीडियो देखो, कितने भव्य बने हुए हैं। इनको कहा जाता था पिरामिड। ये पिरामिड क्या है, ये मकबरे हैं, और ये छोटे मोटे नहीं हैं। आज से 5000 साल पहले लोग तो आज भी अचंभित थे कि इसको बनाया कैसे भाई साहब, क्योंकि इम्पॉसिबल सा दिखता है इसको बनाना। तो इसको जा करके देखो, ज़रूर देखो। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। राजा जब मर जाते थे तो इन्हीं पिरामिड के अंदर दफना करके सुरक्षित उनको सेफ रखा जाता था। आज भी कई राजाओं के जो ममीज़ हैं मिलती हैं, इन शवों को ममी कहा जाता था। ठीक, ये चीज़ें देखा करो, जाना करो, ये आपका दिमाग खोलेगी। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थीं, जिसमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल थे। मतलब जब ये मर जाते थे, इनको दफना दिया जाता था, इसके बाद भी इनके साथ साथ गहने, बर्तन या वाद्य यंत्र यानी कि जो भी संगीत के इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, हथियार हो गए और जानवर, ये सब रख दिए जाते थे। क्योंकि इन लोग का मानना था ना कि बाद में भी राजा तो राजा है भाई, अब मर गया तो क्या हो गया, ये कभी तो गिटार बजाएगा भाई, अब शांति से बैठा है बेचारा तो क्या करेगा, कुछ तो बजाएगा। हथियार, किसी ने आक्रमण कर दिया तो भाई, माना कि वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन उनका ये मानना था कि नहीं, एक और जीवन है, अभी ये दूसरे लोक में चलेगा और वहाँ युद्ध हो गया, किसी ने इन पर हमला कर दिया तो हथियार तो होने चाहिए ना, तो हथियार भी रख देते थे। जानवर किस लिए, खाएंगे क्या, कमज़ोर हो जाएगा शरीर तो लड़ेंगे कैसे, संगीत अच्छा लगे क्या, किस काय के लिए फिर ये वाद्य यंत्र रख रहे हैं, समझ रहे हो। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था, समझे भाई। ये भाई साहब तो निपट गए, इनको दफना दिया गया, इसके साथ साथ वाद्य यंत्र, बर्तन, जानवर, पानी, शरबत सब कुछ रख दिया। सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया। वो बेचारे सोच रहे हैं भाई हमारी क्या गलती थी, गए ये। आधे तो सेवक सेविका यही टेंशन में रहते थे, भाई साहब राजा साहब को बुखार आ गया, इनकी दवा कराओ, नहीं तो हम लोग भी, समझ रहे हो, गए। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। जिंदा में तो ठीक है, मरने में कुछ ज़्यादा ही खर्च कर देते थे भाई साहब। अब कल्पना करो, तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हैं। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे। लोथल से मोहनजोदड़ो जा रहे हो, तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ साथ क्या ले जाएंगे। आज के युग में नहीं सोचना है कि फ़्लाइट करी शूँ पहुँच गए, नो। 4000 साल पहले रेलगाड़ी नहीं है, बस नहीं है,
फ्लाइट नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, ठीक है तो क्या है, ये बैलगाड़ी, ठीक, इससे जाना है। सोचो क्या क्या ले जाओगे, पूड़ी और अचार बांधोगे कि नहीं बांधोगे? हाँ वो तो ज़रूरी है, मम्मी लोग कहीं भी जाएं तो अब अगर पूड़ी सब्जी ना रखें तो फिर व्यर्थ है यात्रा। आओ चलो याद करें। अब ये जो कुछ प्रश्न है इनको आप देखो और कोशिश किया करो, यहाँ भागा मत करो, यहाँ पर अधिकतर लोग भागने की कोशिश में रहते हो, लेकिन कोशिश किया करो इन प्रश्नों को करने की। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको देखो, और ये बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि देखो प्रश्न देखो, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? कैसे पता लग गया पुरातत्वविदों को कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कपड़े का उपयोग करते थे? अब एक छोटा सा प्रश्न, ये उत्तर यही दे सकते हो कि जो मूर्ति भी दिखाई थी तो उसमें वो शॉल लपेटे थे, तो शॉल क्या है, कपड़ा ही तो है। मैंने और भी कई चीज़ें बताई कि जिसमें कपड़ों के सबूत मिले हैं। तो ये सुताई, कपड़ा सिलाई के, बुनाई के, ये सारी चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट्स मिल रही हैं। तो ये सब क्या बता रहा है कि लोग कपड़े पहनते थे तभी तो बनाएंगे। तो दिमाग लगाओ, चीज़ों को ध्यान से पढ़ो भाई, इसका मिलान करो। तांबा कहाँ से आता था, सोना कहाँ से आता था, टिन कहाँ से आता था, बहुमूल्य पत्थर कहाँ से आता था, मैंने सब कुछ आपको बताया है, और इस सामने से मिलान करो। हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? क्यों महत्वपूर्ण थे? आज भी धातु होता है, या लिखते हो, या ये जो पहिया बने हैं, टायर्स, या हल है जिससे खेत जोते जाते हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है बताओ? जो जिसलिए आज महत्वपूर्ण है इसीलिए कल भी महत्वपूर्ण थे। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको कोशिश करो जानने की। महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं ये। मेहरगढ़ में कपास की खेती कब शुरू हुई? 7000 साल पहले। ऐसे करके इनको रोको वीडियो को और देखो, समझो यार, बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 3। अब कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो इन चीज़ों को ना बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही आराम से और बहुत अच्छे से पढ़ो, और बहुत ज़रूरी है। देखो मैं बकवास नहीं करता हूँ ज़्यादा, मैं आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। अच्छा लगा करे तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो, शेयर भी किया करो अपने यार दोस्तों में, और लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगते हैं आपके, और एक अच्छा लगता है कि चलो भाई हाँ आपको अच्छा लगा है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपका हाथ पकड़ के तो कर नहीं सकता हूँ। और जो भी बात हुआ करे ना उसको कमेंट में बताया करो, ठीक। और जो सुधार हो, जो आपको चाहिए कि नहीं मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा, वैसे समझ में आ रहा, तो मुझे वो भी चीज़ें बताओ, ताकि मैं आपके लिए वो भी चीज़ें लेके आने की कोशिश करूँ। और चलो, बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप जुड़े मेरे साथ, और इस तरह से आप अपनी जर्नी कंप्लीट करिए और जल्दी से ऑफिसर बनिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।